नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है परीक्षा वाणी MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को MCQ के रूप में यहाँ पर कवर कर रहे हैं। केवल क्वेश्चन आंसर को नहीं कर रहे हैं, इनको पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करते हुए चलते हैं। आज हमारी हिस्ट्री वाले पोर्शन की 20वीं क्लास हम यहाँ पर कवर करेंगे। अभी तक 19 पार्ट्स में 950 प्रश्नों को जो उत्तराखंड हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको हम पूरी डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम इसकी 20वीं क्लास को कवर करेंगे और 1000 क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड हिस्ट्री के कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिल्पकारों हेतु आर्य नामांत एवं जनेऊ की शुरुआत निम्न में से किसने करी थी? तो शिल्पकारों के लिए दलितों को ही शिल्पकार कहा गया था और किसके द्वारा ये व्यवस्था करी गई या किसके द्वारा ये शुरुआत करी गई कि जो शिल्पकार हैं वो अपने नाम के अंत में आर्य लगाएं और जनेऊ पहने। ये शुरुआत करी थी खुशीराम आर्य के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 1930 में उन्होंने ये व्यवस्था करी थी। ठीक है, दलितों को शिल्पकार नाम देने में जो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक आपके खुशीराम आर्य हैं और दूसरे व्यक्ति हैं आपके हरिप्रसाद टमटा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस आर्य समाजी द्वारा 1906 में अछूतों हेतु शिल्पकार शब्द का प्रयोग करने की मांग की गई, जिसे 1921 में स्वीकार किया गया? तो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग करने की मांग सर्वप्रथम 1906 में करी गई थी और यह मांग खुशीराम आर्य के द्वारा करी गई। अंग्रेजों के द्वारा इस मांग को 1921 में स्वीकार किया गया और आधिकारिक तौर पर 1932 में इसे मान्यता प्राप्त दी गई। तो पहली बार दलितों के लिए शिल्पकार शब्द कब इस्तेमाल हुआ? 1906 में खुशीराम आर्य ने इसकी मांग करी। 1921 में पहली बार दलितों के लिए शिल्पकार शब्द लिखा गया, यानी उनकी मांग को स्वीकार किया गया और आधिकारिक तौर पर जो मान्यता मिली वो 1932 में मिली। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण करवाया था? तो देखिए, बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण 1848 में होता है और 1848 में कुमाऊं का कमिश्नर था थॉमस लूशिंगटन। हालांकि 48 में ही इसका आकस्मिक निधन हो जाता है। पद पर रहते हुए इसकी मृत्यु होती है। एकमात्र कुमाऊं कमिश्नर है जो पद पर रहते हुए मृत्यु जिसकी होती है। मृत्यु से पहले यह इस पुल का निर्माण करवाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लूशिंगटन की बात करें, लूशिंगटन एक लेखक के तौर पर कंपनी के साथ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके साथ काम पे ये लगता है। 1838 में ये कुमाऊं का कमिश्नर बनता है और अपनी मृत्यु तक 48 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। इसके काल में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे नैनीताल का नगरीकरण किसके काल में शुरू हुआ? तो नैनीताल का नगरीकरण जो शुरू हुआ वो इसी लूशिंगटन के काल में शुरू हुआ। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किसने किया था? 1848 में, वो भी लूशिंगटन ने किया था। जो यात्रा मार्ग होते थे, उन यात्रा मार्गों पर स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति किसने शुरू करी थी? वो भी लूशिंगटन ने शुरू करी थी 1840 के अंदर। ठीक है, इसी के शासन काल में 1840 में बेगार के विरुद्ध प्रथम विरोध वहां पर किया गया था लोहाघाट के अंदर। इसको भी याद करना है। इसी के शासन काल में आजाद कुमाऊं कमिश्नरी का गठन 1839 में होता है, इसी के शासन काल में। और इसी के शासन काल में 1839 में ही जो कैप्टन हडल्स्टन था, उसने श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना करी थी, जो पेपर में पूछा गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए, इसी के साथ यहीं पर नोट कर लीजिए। जो कुमाऊं के प्रथम कवि माने जाते हैं गुमानी पंत, गुमानी पंत के द्वारा किस कुमाऊं कमिश्नर की तारीफ करी गई है? तो वो भी लूशिंगटन था। ठीक है, निम्न में से किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के समय नैनीताल शहर की विधिवत स्थापना तथा प्रयोग स्वरूप नगर पालिकाओं की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य का प्रारंभ हुआ?
तो नैनीताल का शहरीकरण की बात कर रहा है। हमने ऊपर देखा था नैनीताल विधिवत रूप से बसना कब शुरू हुआ, ये हुआ था 1841 के बाद। 1841 में नैनीताल झील को खोज करने का श्रेय किसको जाता है, पीटर बैरन को जाता है। उसी के बाद नैनीताल का नगरीकरण शुरू हुआ और किसके काल में हुआ, टॉम लुशिंगटन के काल में। नेक्स्ट है, वर्ष 1902 में देहरादून में डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने करी थी। देखिए डीएवी कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1902 में होती है देहरादून में। बेसिकली इसकी स्थापना मेरठ में होती है और यह स्थापना होती है 1892 में। 1902 में इसे देहरादून लाया जाता है। स्थापना वैसे जब पूछा जाता है तो देहरादून 1902 ही आपको याद करना है। इसकी स्थापना का श्रेय ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी को जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कुछ जगहों पर दिया है कि इसकी स्थापना का श्रेय इनको जाता है और कुछ जगहों पर दिया है कि डीएवी कॉलेज को स्थापित करने के लिए इन्होंने अपनी भूमि दान करी थी। तो आपको दोनों बातें याद करनी है। दुगड्डा में प्रथम आर्य समाज स्कूल निम्न में से कब किया गया था। तो देखिए लास्ट वीडियो में जो हमारी कल का वीडियो था उसमें हमने किन किन जगहों पर कब कब आर्य समाज की स्थापना करी गई राज्य में उनको देखा था। अब पूछ रहा है पहला आर्य समाजी स्कूल ये खुला था दुगड्डा में 1910 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और जो दूसरा आर्य समाजी स्कूल खुला था वो लैंसीडॉन में खुला था 1913 के अंदर। नेक्स्ट है, तीर्थों की मर्यादा हेतु निम्नलिखित में से किसने 1916 में हरिद्वार में श्री गंगा सभा की स्थापना करी थी। तो श्री गंगा सभा की स्थापना 1916 हरिद्वार में होती है। पंडित मदन मोहन मालवीय, यहां पर मोहन करना, मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। अंग्रेजों द्वारा 1891 तक डाक पहुंचाने के लिए बारी बारी ग्रामीणों से भुगतान के बिना कार्य लिया जाता था, इसे क्या कहते थे। तो देखिए ब्रिटिश काल में 1891 तक डाक पहुंचाने के लिए बारी बारी ग्रामीणों से मदद ली जाती थी, ग्रामीणों से काम करवाया जाता था और उसके बदले में उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। एक तरीके की बेगारी ली जाती थी और इसे कहा जाता था हलक बेगार। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यह भी बेगारी मजदूरी का ही एक हिस्सा था या एक रूप था। मुख्यतः 3 प्रकार के बेगार उस समय चलते थे। एक था आपका कूली बेगार, ठीक है। इसके अलावा एक था आपका कूली उतार और एक आपका कूली बर्दयाश। कूली बेगार में क्या होता था, कूली बेगार में आपको फ्री में काम करना होता था। आप उनके यहाँ पर काम करेंगे और उसके बदले में कोई भी पैसा नहीं मिलता था। कूली उतार में आपको फ्री में बोझा ढोना पड़ता था। जब भी वो आएंगे या कहीं जाएंगे तो उनका जो सामान है आपको फ्री में कूली का काम करना होगा, इधर से उधर उनका सामान पहुंचाना होगा, उसका भी कोई पैसा नहीं मिलता था। और कूली बर्दयाश में क्या होता था कि जब भी कोई अंग्रेज अधिकारी आएगा उसे आपको फ्री में राशन देना होता था, खाने पीने की चीजें फ्री में प्रोवाइड करवानी होती थी। ये 3 प्रकार के प्रमुख कूली प्रथाएं थी जिनके बारे में हमने कई बार बात करा है। इसी प्रथा को खत्म करने के विरुद्ध 14 जनवरी 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर बद्रीनाथ पांडे के नेतृत्व में शपथ ली जाती है कि हम इस प्रथा को खत्म करेंगे और आज के बाद बेगारी नहीं देंगे। और कूली बेगार से जुड़े हुए जो रजिस्टर थे उन्हें सरयू नदी में बहा दिया जाता है और अंततः अंग्रेज भी 1923 में इस प्रथा को खत्म कर देते हैं। तो ये आपकी पूरी कूली बेगार प्रथा थी। इसी में एक छोटा सा पार्ट था हलक बेगार। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि ये डाक एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इस्तेमाल होता था और इसमें लोगों को भी कोई पैसा नहीं मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा था। तो देखिए असहयोग आंदोलन की पहली ईंट किसको कहा गया है, बेगार आंदोलन को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, अभी मैंने आपको ऊपर कहा 14 जनवरी 1921। कहां से इसकी शुरुआत होती है, बागेश्वर से होती है। कौन सी नदी में रजिस्टर बहाए जाते हैं ये भी आप जानते हैं, अभी हमने देखा था सरयू नदी। और किसके नेतृत्व में यह सब हुआ था, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। यहीं से इस क्रांति की शुरुआत हुई और 1923 में अंततः अंग्रेजों ने इस प्रथा को खत्म किया। तो बेगार आंदोलन काफी सफल रहा। इसी की वजह से कूली प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसे प्रथम ईंट कहा था असहयोग आंदोलन की स्वामी सत्यदेव ने। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और इसी आंदोलन को रक्तहीन क्रांति किसने कहा था,
इस वाले क्वेश्चन को भी पूछा जाता है कि बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का जो उस समय एक अखबार आता था यंग इंडिया, उसमें उन्होंने एक लेख लिखा और उसमें इसे रक्तहीन क्रांति कहा। तो पहली ईंट कौन कह रहा है? स्वामी सत्यदेव। और रक्तहीन क्रांति कौन कहता है? महात्मा गांधी। ठीक है। इसी आंदोलन की सफलता के बाद बद्रीदत्त पांडे को एक उपाधि दी गई और उन्हें कुमाऊं केसरी कहा जाने लगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उत्तराखंड में बेगार के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? तो कुली प्रथा से संबंधित आपको 4 तथ्य दिए हैं, चलिए देखते हैं। गढ़वाल के काकोड़ा खाल में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व अनसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया था, यह आपका सही है। 1921 में दुगड्डा में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया था, यह भी आपका सही है। पिथौरागढ़ में बेगार आंदोलन का नेतृत्व प्रयाग दत्त पंत ने किया था। उत्तराखंड की धरती पर गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है। इन्होंने पिथौरागढ़ में बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके अलावा सल्ट में जो अल्मोड़ा में आपका स्थित है, यहां पर इस आंदोलन का नेतृत्व हरगोविंद पंत ने किया था। ये कुछ बातें आपको याद करनी है, ये सारे आपके सही हैं। 1944 में कुली बेगार पूरी तरह से समाप्त हो गई, ये गलत हो जाएगा। कब समाप्त होती है? 1923 में। ठीक है। कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन में बेगार के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था? तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में उत्तराखंड की जो प्रथा थी, बेगार प्रथा, कुली बेगार प्रथा, इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया? यह था 1893 का लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन 1926 में घनिया धौली रानीखेत में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? कुमाऊं परिषद और इसके अधिवेशनों के बारे में हमने कई बार बात करी है। कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है 1916 में होती है और इसका जो अंतिम अधिवेशन होता है वो 1926 में होता है। और इसी वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस के साथ कर दिया जाता है। जो इसका अंतिम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने करी थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो पहला अधिवेशन था कुमाऊं परिषद का वो 1917 में होता है। अल्मोड़ा में इसका आयोजन होता है। जयदत्त जोशी इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्षता करते हैं। बंग भंग 1905 के विरोध में अल्मोड़ा के किस मंदिर परिसर में सभा का आयोजन किया गया था? देखिए 1905 में बंग भंग के विरोध में यानी बंगाल विभाजन के विरोध में अल्मोड़ा में एक मंदिर परिसर में सभा आयोजित करी गई और मंदिर परिसर था आपका नंदा देवी मंदिर परिसर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी मार्च 1921 में किसकी हुई थी? तो देखिए उत्तराखंड में पहली राजनीतिक गिरफ्तारी, और यह क्वेश्चन ऐसे भी आता है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहला व्यक्ति कौन था जिसे गिरफ्तार किया गया था? दोनों का आंसर एक है, मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मोहन सिंह मेहता को 1921 में गिरफ्तार किया गया था और आजादी के आंदोलन के दौरान ये पहले व्यक्ति थे जिनको गिरफ्तार किया गया। ये थे पहले व्यक्ति। अगर पूछेगा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गिरफ्तार पहली महिला कौन है, तो पहली महिला का नाम आपने याद करना है विष्णु देवी शाह। इनका नाम भी बहुत बार आया है। वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन है? तब उनका नाम याद करेंगे दुर्गा देवी। ये वन आंदोलन के लिए जेल गई थी। और राज्य आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन है? तब याद करेंगे तुलसी देवी। ये कुछ 4 नाम हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है। मोहन सिंह मेहता आपके बागेश्वर के थे। ठीक है। नेक्स्ट है स्वराज पर आधारित देशिक शास्त्र नामक पुस्तक जिसकी प्रशंसा स्वयं बाल गंगाधर तिलक ने किया था, के लेखक कौन है? तो देखिए 1905 में बंगाल विभाजन होता है और उसके बाद उत्तराखंड में भी कई सारी गतिविधियां होती हैं। बंगाल विभाजन के दौरान ही एक किताब लिखी जाती है देशिक शास्त्र, जो किस पर आधारित थी? स्वराज पर आधारित थी। और इस किताब की तारीफ बाल गंगाधर तिलक ने भी करी। यह किताब लाला बद्री शाह ठुलगरिया के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और बंगाल विभाजन के दौरान ही अगले ही साल 1906 में आप जानते हैं हरिराम त्रिपाठी ने जो वंदे मातरम था उसका कुमाऊनी में अनुवाद भी किया था। तो ये भी इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, इसी फैक्ट के साथ जुड़ा है, याद कर लीजिए।
रोलेट एक्ट 1919 के विरोध में नंदा देवी प्रांगण में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सभा हुई, जबकि काशीपुर में किसकी अध्यक्षता में हुई? तो देखिए, रोलेट एक्ट जब आया था, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून इसी को कहते हैं। इसके विरोध में नंदा देवी प्रांगण में यानी अल्मोड़ा के अंदर हरगोविंद पंत के नेतृत्व में एक सभा होती है और काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत इनका नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1923 के चुनाव में स्वराज दल के निम्न में से कौन कौन से नेता कुमाऊं ब्रिटिश कमिश्नरी से विजय प्राप्त करते हैं? इनको आपने चुनना है। देखिए, जो प्रांतीय काउंसिल थी उस समय, उसमें कुमाऊं कमिश्नरी के भी लोग चुनकर जा सके, ये व्यवस्था हुई 1921 में। यानी कुमाऊं कमिश्नरी को प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी कब मिली? 1921 में। 1921 में 3 व्यक्ति निर्विरोध यहां से चुने गए प्रांतीय काउंसिल के लिए। कौन कौन थे? इन 3 में आपके थे 1921 की हम बात कर रहे हैं। 3 सीटें यहां पर उत्तराखंड को, या जो उस समय का कुमाऊं कमिश्नरी थी, इसको दी गई थी। एक दी गई थी अल्मोड़ा सीट, एक दी गई थी नैनीताल सीट और एक दी गई थी गढ़वाल सीट। अल्मोड़ा सीट से 1921 में कुंवर आनंद सिंह जीते, नैनीताल से नारायण दत्त छिपाल को जीत मिली और 1921 में गढ़वाल से जोत सिंह नेगी यहां से जीते। यह था 1921 में जब शुरुआत होती है प्रतिनिधि कुमाऊं कमिश्नरी से भेजने की। इसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी बन चुकी है। अब स्वराज पार्टी के टिकट पर 1923 के अंदर चुनाव होंगे और उत्तराखंड से मुकुंदीलाल जीते गढ़वाल सीट से, गोविंद बल्लभ पंत जीते आपके नैनीताल सीट से, हरगोविंद पंत जीते अल्मोड़ा सीट से। तो ये 3 व्यक्ति गए थे 1923 में। ठीक है, कहां से गए इसको भी याद करना है। गोविंद बल्लभ पंत नैनीताल सीट से चुने गए और ये अल्मोड़ा से, मुकुंदीलाल गढ़वाल से। ACD इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव मुकुंदीलाल ने रखा और इसका अनुमोदन किसने किया? तो देखिए, 1923 का हमने देख लिया। 1921 में कौन कौन जीता? 1926 में फिर से संयुक्त प्रांत के लिए चुनाव हुए। फिर से 3 सीटें थी, गढ़वाल और आपका नैनीताल और अल्मोड़ा। गढ़वाल से दोबारा बैरिस्टर मुकुंदीलाल जीत गए, नैनीताल से दोबारा GB पंत जीत गए और अब की बार अल्मोड़ा से जीते थे बद्री दत्त पांडे। 1926 का ये चुनाव था। इसके बाद आप जानते हैं साइमन कमीशन की एंट्री होती है। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव प्रांतीय काउंसिल में बैरिस्टर मुकुंदीलाल के द्वारा रखा जाता है और इसका समर्थन बद्री दत्त पांडे के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन A सही आंसर होगा। सल्ट तथा अल्मोड़ा में साइमन कमीशन के विरोध में हरगोविंद पंत गिरफ्तार हुए और लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के साथ लाठीचार्ज के शिकार हुए। कौन? तो देखिए, जब साइमन कमीशन आया, सल्ट में इसका विरोध यानी अल्मोड़ा में इसका विरोध कौन कर रहे थे? हरगोविंद पंत कर रहे थे। और गोविंद बल्लभ पंत उस समय साइमन कमीशन का विरोध कहां पर कर रहे थे? वो लखनऊ में कर रहे थे। ऑप्शन D सही आंसर होगा। लखनऊ में नेहरू के साथ वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जहां पर लाठियां उनके ऊपर पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊटी बैंक कांड जिसमें बच्चूलाल भट्ट अपने साथियों के साथ बैंक लूटा था, कब हुआ था? तो देखिए, ऊटी बैंक कांड आपका 28 अप्रैल 1933 को हुआ था। डेट सहित पूछा जाता है। इसमें बच्चूलाल भट्ट शामिल थे, इंद्र सिंह गढ़वाली शामिल थे, शंभुनाथ आजाद शामिल थे, कई सारे लोग इसमें शामिल थे। मद्रास में है आपका यानी तमिलनाडु में है आपका ऊटी और वहीं पर हुआ था ऊटी बैंक कांड। इसको याद रखना है। ठीक है, तिथि सहित। नेक्स्ट है, 20 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में देहरादून के खारखेत गांव में नून नदी पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था? तो देहरादून में नमक कानून किसने तोड़ा था 1930 में? यह तोड़ा था महावीर त्यागी ने। ऑप्शन B सही आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा में नमक कानून किसने तोड़ा था या नमक कानून का विरोध किसने किया था? अल्मोड़ा में भागीरथ पांडे ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कब जयनंद भारती के नेतृत्व में पौड़ी में गवर्नर मैल्कम हैली को काले झंडे दिखाकर गवर्नर गो बैक के नारे लगाए गए? यह घटना ऐतिहासिक पौड़ी कांड के नाम से जानी जाती है। तो ये कब हुआ था? तो गवर्नर उस समय जो था वो मैल्कम हैली था, संयुक्त प्रांत का। इसको काले झंडे दिखाए गए पौड़ी में और गवर्नर गो बैक के नारे, हैली गो बैक के नारे लगाए गए। इस घटना को कहते हैं पौड़ी कांड और ये हुई थी 28 अगस्त 1930 को। इसके नेतृत्व में होती है घटना जयानंद भारती। ठीक है, नेक्स्ट है,
उत्तराखंड का वह व्यक्ति जिसे हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है तथा उसके जन्मदिन पर उत्तराखंड गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है। देखिए, उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है हर साल 10 सितंबर को, और 10 सितंबर 1887 को जन्म होता है गोविंद बल्लभ पंत का। तो गोविंद बल्लभ पंत हैं जिन्हें हिमालय पुत्र कहते हैं, और इनका जो जन्मदिन है उसे गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन याद करना, गोविंद बल्लभ पंत को जवाहरलाल नेहरू कहते थे हिमालय पुत्र। जो इनके दोस्त थे वो इनको क्या कहते थे? तो गोविंद बल्लभ पंत के जो साथी थे वो इनको जीबी महाराष्ट्र कहते थे। इसको भी याद करना, ठीक है। इनकी जंगलात से संबंधित एक काफी फेमस किताब है, जंगलात की समस्याओं से संबंधित, फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। किसकी पुस्तक है? गोविंद बल्लभ पंत की पुस्तक है, ठीक है। 1928 में सैमन कमीशन का विरोध किस जगह पर कर रहे थे? अभी हमने ऊपर देखा था, लखनऊ में कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको भी गिरफ्तार किया गया था, और कहां रखा गया था? महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में रखा गया था। 1946 में यूपी के ये पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। 1955 में देश के गृह मंत्री बनते हैं। 1957 में इनको भारत रत्न दिया जाता है, और 1961 में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। हम अंग्रेजों को कहते हैं भारत छोड़ो, और आप हमसे कहते हैं कि हिमालय छोड़ो। हिमालय हमारा है, हम इसे क्यों छोड़े? यह कथन किसका है? तो देखिए, यह जो कथन है, यह जो स्टेटमेंट है, ये दिया था शांतिलाल त्रिवेदी ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। शांतिलाल त्रिवेदी की बात करें, इनको लेकर के क्वेश्चन आता है कि अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब और किसने करी थी? तो अल्मोड़ा में चनौदा में गांधी आश्रम 1937 में बनता है, और इसकी स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी ने करी थी, ठीक है। शुरुआत में खद्दर के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना करी गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये क्रांतिकारियों का एक गढ़ बन जाता है। 1942 में इस आश्रम को अंग्रेजों के द्वारा बंद करवा दिया जाता है, और शांतिलाल त्रिवेदी को कुमाऊं छोड़ने का आदेश अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है, और उसी के जवाब में ये कथन कहते हैं कि हम क्यों छोड़े? हम कह रहे हैं आप भारत छोड़ो, आप हमको कह रहे हैं हिमालय छोड़ो। हिमालय हमारा है, हम इसे क्यों छोड़ें, ठीक है। ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त तथा उनके वर्ष के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। भूमि बंदोबस्तों के बारे में डिटेल में हमने कई बार बात करी है। यहां पर आपको उनके एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, जिससे आपका और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला भूमि बंदोबस्त 1815-16 में होता है, बिल्कुल सही है। कमिश्नर कौन था? गार्डनर। और भूमि बंदोबस्त अधिकारी कौन था? ट्रेल। दूसरा भूमि बंदोबस्त 1817 में होता है, सही है, ट्रेल करवाता है। तीसरा भूमि बंदोबस्त 1819 में होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा भूमि बंदोबस्त 1818 में हुआ था। चौथा भूमि बंदोबस्त 1820 में होता है, ये भी आपका सही है, केवल सी ऑप्शन गलत है। ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र का पहला भूमि बंदोबस्त केवल परगना स्तर पर किया गया था। निम्न में से किस भूमि बंदोबस्त में गांव को भी आधार बनाया गया था? तो देखिए, जो पहला भूमि बंदोबस्त होता है 1815-16 में, जिसे कुमाऊं के अंदर गार्डनर करवाता है, गढ़वाल के अंदर ट्रेल करवाता है, कमिश्नर उस समय गार्डनर था, ठीक है। जो पहला भूमि बंदोबस्त था वो परगना स्तर पर किया गया था, लेकिन जो दूसरा भूमि बंदोबस्त था वो गांव के लेवल पर किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले केवल परगने के आधार पर भूमि का बंदोबस्त किया गया, भूमियों को निर्धारित किया गया कि इस परगने में कितनी है, इस परगने में कितनी है। बाद में इन्होंने आवश्यक समझा कि हमें और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा बारीकी से करना होगा, और तब इन्होंने ग्राम लेवल पर करा। जो दूसरा भूमि बंदोबस्त था यह 1817 में होता है, ठीक है। ब्रिटिश कुमाऊं के तीसरे भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में क्या सही है? चलिए देखते हैं कौन सा वाला कथन सही है। यह भूमि बंदोबस्त ट्रेल के द्वारा करवाया गया, 1818 में होता है, ट्रेल इसे करवाता है। यह 3 वर्ष के लिए किया गया था, यह भी आपका सही है। यह भूमि बंदोबस्त भोटिया इलाकों को छोड़कर सभी स्थानों में करवाया गया था, यह भी आपका सही है। जो तीसरा भूमि बंदोबस्त था भोटियाओं के इलाके में नहीं हुआ, बाकी पूरे उत्तराखंड में इसे करवाया गया था, ठीक है, पूरी कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर। सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस भूमि बंदोबस्त में प्रत्येक ग्राम के लिए माल गुजारी नियत करी गई थी? दूसरे जो भूमि बंदोबस्त हुआ था उसमें ग्राम लेवल पर किया गया, और तीसरे भूमि बंदोबस्त में हर गांव के लिए एक फिक्स कर दिया गया कि आपने इतना कर देना ही देना है। तो किस वाले में हुआ था? तीसरे वाले में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है।
निम्न में से किस भूमि बंदोबस्त में कृषि भूमि की पैमाइश नहीं की गई वरन बोए गए बीज के आधार पर आंकड़े निर्धारित किए गए। यानी यहां पर पूछा है कि कौन सा भूमि बंदोबस्त था जिसमें भूमि का गणना नहीं करी गई, भूमि के आधार पर टैक्स निर्धारित नहीं किया गया, जितने बीज आप बोएंगे उस आधार पर आप टैक्स देंगे, ये डिसाइड किया गया, और ये था चौथा भूमि बंदोबस्त। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 1820 में होता है ट्रेल, इसको करवाता है। इसमें कहा गया कि भूमि की पैमाइश नहीं होगी, जितना बीज आप बोएंगे उस आधार पर नापा जाएगा या मापा जाएगा कि आपने कितना कर एक गांव से लेना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अभी तक हमने केवल यही पढ़े हैं कि भूमि बंदोबस्त कौन सा कब हुआ और किसने करवाया। यहां पर आपको थोड़ा डिटेल में मिल रहा है कि पहला वाला केवल परगने लेवल पर था, दूसरा वाला ग्राम लेवल पर हुआ, तीसरे में ग्रामीणों को निश्चित कर दिया गया कि इतना कर आपने देना है, और चौथे में भूमि के स्थान पर बीज के आधार पर कर दिया गया। कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो गलत वाला बताना है। चलिए देखते हैं। पांचवें भूमि बंदोबस्त में भूमि को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया, यानी भूमि के जो आंकड़े थे, भूमियों की पूरी जानकारियों को लिखने का काम पांचवें बंदोबस्त में हुआ। यह आपका सही है। छठे बंदोबस्त को एक तरमीम बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, यह वाला भी आपका सही है। तरमीम बंदोबस्त यानी दुरुस्त बंदोबस्त के नाम से इसे जाना जाता है। किस वाले को? छठे भूमि बंदोबस्त को। ठीक है, 1828-29 में होता है। सातवां भूमि बंदोबस्त 5 वर्ष के लिए किया गया था। देखिए, जो सातवां भूमि बंदोबस्त था यह 1833 में करा गया, और इसको किया गया था केवल 1 साल के लिए। इसके बाद जो अगला भूमि बंदोबस्त होना था वो 1834 में होना था। अंग्रेजों के द्वारा यह फैसला लिया गया कि अब भूमि बंदोबस्त 20-20 साल के अंतराल में होंगे। इसका जनता के द्वारा काफी ज्यादा विरोध किया गया, और 1834 में जो बंदोबस्त होना था उसे स्थगित कर दिया गया। और अब जो अगला होता है वो कब होगा? 1840 में होगा। तो सातवां वाला 1 साल के लिए था, ना कि 5 साल के लिए। ऑप्शन सी यहां पर गलत है। कुमाऊं क्षेत्र के किस भूमि बंदोबस्त को प्रथम वैज्ञानिक बंदोबस्त कहा गया, जिसमें पर्वतीय भूमि को 5 भागों में विभक्त किया गया था? तो पूरी पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था 9वें भूमि बंदोबस्त के दौरान। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन आता है, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से किया गया भूमि बंदोबस्त कौन सा था? वो भी 9वां भूमि बंदोबस्त था। इसे विकेट के द्वारा किया गया था, इसीलिए इस वाले भूमि बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। 1863 से लेकर 1873 के मध्य में यह भूमि बंदोबस्त हुआ था। ठीक है, इसमें पर्वतीय भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया, जिसमें आपके कौन कौन से वर्ग थे? एक थी आपकी तलाव भूमि, दूसरी थी आपकी उपराऊ भूमि, तीसरी थी उपराऊ दोयम, चौथी थी इजरान, और 5वीं थी कंटीली भूमि। ठीक है, 1845 में निम्न में से किसने तराई क्षेत्र में कोर्ट एवं न्याय व्यवस्था के लिए मुंसिफ की नियुक्ति करी थी? तो तराई क्षेत्र में कोर्ट और न्याय व्यवस्था के लिए मुंसिफ, इनको किसके द्वारा स्थापित किया गया? 45 में। सीधा से बता देंगे, 38 से लेकर 48 तक जो भी काम हुए लूशिंगटन ने किए। ऑप्शन सी। कुमाऊं क्षेत्र हेतु पृथक न्याय विभाग का गठन किया गया, जिसके तहत जिले में एक एक जिला जज नियुक्त किया गया। निम्न में से कब? तो कब किया गया पृथक न्याय विभाग का गठन? यह होता है 1914 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र के किस भूमि बंदोबस्त में कर निर्धारण के लिए भूमि को 5 वर्गों तलाव, उपराव दोयम, इजरान, कंटील क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? उपराव नाम से 2 थी यहां पर, एक थी उपराव अव्वल और एक थी उपराव दोयम। ठीक है, तो इन 5 वर्गों में बांटा गया था 9वें भूमि बंदोबस्त में। ठीक है, इसी को कहते हैं विकेट बंदोबस्त, और यह पहला वैज्ञानिक भूमि बंदोबस्त था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के विषय में किसने कहा था कि मुझे एक चंद्र और मिल जाता तो देश कब का आजाद हो जाता? यह कथन किसके बारे में कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है, दोनों याद करना है। यह कहा गया है चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में, और यह कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ब्रिटिश कुमाऊं भूमि बंदोबस्त तथा संबंधित कुमाऊं कमिश्नर के संदर्भ में सूची का मिलान करना है। जब पहला भूमि बंदोबस्त हुआ उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? उस समय कुमाऊं का कमिश्नर गार्डनर था। जब तीसरा भूमि बंदोबस्त हुआ उस समय कुमाऊं का कमिश्नर विलियम ट्रेल था। जब 8वां भूमि बंदोबस्त हुआ 1840 में जब शुरू हुआ उस समय कौन था? लूशिंगटन। और जब 10वां हुआ उस समय ई ग्रीस था। यानी पहले का आंसर 3 है, दूसरे का आंसर 4 है, तीसरे का आंसर 2 है और चौथे का आंसर 1 है। 3, 4, 2, 1 इसका सही विकल्प हो जाएगा।
1821 में गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी में एक जेल का निर्माण किया गया, जिसे कब बंद किया गया? तो देखिए, पौड़ी जेल का निर्माण 1821 में हुआ। मैक्सिमम आपको 1827 भी दिया गया है कई सारी बुक्स में, लेकिन आपको 21 को ही याद करना है। और कुछ जगहों पर दिया है कि इस जेल को 1855 में बंद करा दिया गया था। कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल के कार्यकाल के दौरान कुल कितनी बार कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त किया गया था? तो देखिए, ट्रेल के काल में इसने 1817 में करवाया, 1818 में करवाया, 1820 में करवाया, 23 में करवाया, 28 में करवाया, 33 में करवाया, यानी कि टोटल 6 भूमि बंदोबस्त इसके काल में हुए थे। ऑप्शन डी। कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल द्वारा कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया गया था? तो विलियम ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नरी को कितने परगनों में बांटा था? इसने 26 परगनों में बांटा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1839 में गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना, जिसकी एकमात्र तहसील कौन सी थी? तो 1839 में गढ़वाल को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया और इसकी एकमात्र तहसील थी पौड़ी तहसील। उत्तराखंड राज्य में किस पुलिस एक्ट के द्वारा पटवारियों को पुलिस की शक्तियां आधिकारिक तौर पर दी गई? किस वर्ष दी गई वो तो आप जानते हैं, 1874 में दी गई, लेकिन किस एक्ट के द्वारा दी गई? एक्ट था 1861 का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 74 में जरूर दी गई, लेकिन कौन से अधिनियम का प्रयोग किया गया? 61 के अधिनियम का। जनसाधारण को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से निम्न में से किसने देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना करी थी? तो उद्योग मंदिर आश्रम इसे बनाया था ज्योतिराम कांडपाल ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के कला प्रेम को सहराते हुए निम्न में से किसने कहा था? सदा कार्य में निरत ओ रहते हुए विशाल चित्रकला के पारखी परम मुकुंदी लाल। ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बैरिस्टर मुकुंदी लाल के बारे में। किस जेल के क्रांतिकारी राजबंदियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को बड़े भाई की संज्ञा दी थी? तो किस जेल के क्रांतिकारियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली को बड़े भाई कहना शुरू किया था? ये कहते थे नैनी जेल जो प्रयागराज में है, इसके जो कैदी थे। ठीक है। पेशावर कांड के पश्चात वीर चंद सिंह गढ़वाली तथा उनकी टुकड़ी सैनिक टुकड़ी को निम्न में से कहां पर नजरबंद किया गया? तो पेशावर कांड जब घटित हुआ उसके बाद वीर चंद सिंह गढ़वाली और उनके साथियों को एबटाबाद जेल में रखा गया था कुछ समय के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। बाद में फिर इनको लखनऊ जेल में लाया जाता है। पेशावर कांड के संदर्भ में वीर चंद सिंह गढ़वाली और उनकी सैनिक टुकड़ी पर लड़ा मुकदमा निम्न में से किसने लड़ा था? तो देखिए, वीर चंद सिंह गढ़वाली और उनके साथियों का जो केस था यह लड़ा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। देहरादून में 1893 में डाकघर की स्थापना करी गई, जबकि अल्मोड़ा में कब करी गई? तो देहरादून में डाकघर 1893 में खुला, अल्मोड़ा में 1905 में खुला। ऑप्शन ए। वीर चंद सिंह गढ़वाली का सुभाष चंद्र बोस से निम्नलिखित में से किस जेल में मुलाकात होती है? तो इनकी सुभाष चंद्र बोस के साथ लखनऊ जेल में मुलाकात हुई थी। राम सिंह धोनी के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। चलिए देखते हैं। 1921 में इन्होंने फतेहपुर में साहित्य समिति की स्थापना करी। ये पहला वाला बिंदु आपका सही है। देखिए, राम सिंह धोनी के बारे में माना जाता है कि सबसे पहले जय हिंद नारे का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको भी याद करना। बंधु समाचार पत्र इनके द्वारा निकाला गया, ये वाला भी आपका सही है, पेपर में आया था। बंबई में कुर्मांचल वासियों के लिए हिमालय पर्वतीय संघ नामक संगठन इन्होंने बनाया। क्वेश्चन आएगा, हिमालय पर्वतीय संघ की स्थापना बंबई में किसने करी? आप कहेंगे राम सिंह धोनी। ये शक्ति समाचार पत्र के संपादक नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। राम सिंह धोनी 1925 में शक्ति समाचार पत्र के संपादक बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है, खद्दर की टोपी उतारने के संदर्भ में निम्न में से किसने कहा था मैं न्यायालय से बाहर जा सकता हूं लेकिन टोपी नहीं उतार सकता? तो किसने कहा था खद्दर की टोपी जब उनको उतारने के लिए कहा गया, जब वो कोर्ट के अंदर गए तब उनका यह स्टेटमेंट था कि मैं बाहर जा सकता हूं लेकिन टोपी नहीं उतारूंगा। ये कहा था गोविंद बल्लभ पंत ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। इसको भी आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड हिस्ट्री के 50 और MCQs को यहाँ पर कवर किया और 1000 प्रश्न हम यहाँ पर कंप्लीट कर गए। उत्तराखंड हिस्ट्री की परीक्षावाणी MCQs की आपकी एक क्लास अब और आएगी और हम टोटल 1050 MCQs प्लस यहाँ पर कवर कर जाएंगे अतिरिक्त तथ्यों के साथ।
बहुत जल्द आपको इन सभी क्लासेस का एक सिंगल मास्टर वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें एक वीडियो में आपकी पूरी उत्तराखंड हिस्ट्री का एमसीक्यू आपका कवर हो जाएगा। थ्योरी में हमारी जो हिस्ट्री की मास्टर वीडियो है ऑलरेडी बनी है, अब आपकी हिस्ट्री की एमसीक्यू की मास्टर वीडियो भी बहुत जल्द चैनल पर अपलोड हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।